हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम नागरिक शास्त्र में देखेंगे नौकरशाही कि नौकरशाही का क्या अर्थ होता है, नौकरशाही शब्द से क्या तात्पर्य है और नौकरशाही का स्वरूप किस तरह से होता है और नौकरशाही का क्या महत्व हमारे भारत देश में है। अब जैसे कि यह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी के जमाबंदी का आदेश दिया, इसके बाद नगर निगम आयुक्त के आय व्यय अर्थात खर्च पत्रक प्रस्तुत किया, वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया, क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे, मतलब उस पर टिप्पणी करेंगे। तो हमने यहाँ पर देख रहे हो आप जिलाधिकारी के बारे में, नगर निगम के बारे में, वित्त सचिव के बारे में और साथ ही साथ क्षेत्रीय आयुक्त के बारे में। तो ये जो उपयुक्त तालिका दी गई है, अर्थात ये जो ऊपर तालिका बनाई गई है, तो उपयुक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त इन पदों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया है? जिलाधिकारी, नगर निगम और वित्त सचिव और क्षेत्रीय आयुक्त, इन 4 पदों का, ये जो है पद के नाम है। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? पद है। राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, ये सब पद हैं। तो उसी तरह से जिलाधिकारी, नगर निगम, वित्त सचिव और क्षेत्रीय आयुक्त, ये सब जो है पद है। तो यहाँ पर इन 4 पदों का उल्लेख किया गया है। सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये सभी जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं। वे क्या करते हैं? ऐसा प्रश्न आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा। अब आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ये जिलाधिकारी जो होता है वो क्या कार्य करता है, ये नगर निगम जो होता है, नगर निगम आयुक्त के जो लोग होते हैं वो उनका प्रमुख कार्य क्या होता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। या अगर हम वित्त सचिव की बात करें या क्षेत्रीय आयुक्त की बात करें तो ये सभी किस तरह से कार्यरत होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न हमारे मन में ज़रूर उठता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो है किस तरह से इनके कार्य का स्वरूप किस तरह का होता है। तो सबसे पहले कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करने वाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, इसके पहले हमने कार्यकारिणी मंडल का चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किस तरह से यह जो है एक नया कानून बनाते हैं, किस तरह से यह जो है एक नए कानून का प्रस्ताव पारित करते हैं और किस तरह से ये जो है नई नई नीतियों का निर्धारण करते हैं और कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये हम पिछले प्रकरण में पढ़ चुके हैं। तो सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित, मतलब उसे क्रियान्वित करना, आयोजित करना, करवाना, तो क्रियान्वित करने वाली और कार्यकारिणी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है। अब जैसे जब आपने नौकरशाही शब्द सुना तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया कि नौकरशाही का क्या अर्थ है। तो नौकरशाही शब्द से तात्पर्य है, नौकरशाही से तात्पर्य है कि ये जो सरकार की नीतियां हैं उन सभी सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सामने करवाना, क्रियान्वित करने वाली और कार्यकारिणी मंडल के नियंत्रण में, कार्यकारिणी मंडल जो है उसके नियंत्रण में काम करती है, उसी व्यवस्था को कहते हैं नौकरशाही व्यवस्था। जैसे सरकार ने कहा मास्क लगाना है, ये एक कानून लगाया गया कि कोविड-19 की वजह से मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हाथ को बार बार, यह जो है सभी के लिए एक कानून निकाला गया। अब मास्क लगाना ये कानून निकाला गया, लेकिन उसे क्रियान्वित करना मतलब लगवाना, यह जो है प्रशासन का कार्य। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मास्क अगर नहीं लगाए तो उसके लिए आपको दंड भरना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक तो पहले यहाँ पर कार्यकारिणी मंडल ने नीति निकाली, नए कानून का निर्माण किया और दूसरा जो है उसे क्रियान्वित करने का कार्य किया जा रहा है और इसी कार्य को कहा जाता है नौकरशाही। तो प्रस्तुत प्रकरण में यहाँ पर जो है
हम प्रस्तुत प्रकरण में हम नौकरशाही के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि नौकरशाही का क्या महत्व है, क्यों जो है ये नौकरशाही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखिए कि किसी भी देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करते पड़ते हैं। कोई भी देश हो, कोई भी देश की जो शासन संस्था होती है, जो प्रशासन को देख रेख करती है, उसे प्रमुखतः दो कार्य करने पड़ते हैं। पहला, देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना। यह जो है प्रशासन का पहला उत्तरदायित्व होता है। कोई भी देश हो कि कोई भी विदेशी देश उन पर आक्रमण ना कर सके और विदेशी आक्रमण के अलावा आंतरिक देश में सुरक्षता बनी रहे और साथ ही साथ नागरिक जो है वो सुरक्षित रहे। यह पहला उत्तरदायित्व होता है। और दूसरा क्या होता है कि नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन और अधिक सुव्यवस्थित बनाना। अर्थात नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनके दैनंदिन जीवन में लगने वाली वस्तुएं हैं, उन सभी की पूर्ति करना और समाज को सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सके। तो ये दो कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश की शासन संस्था को किन दो कार्यों को पूर्ण करना पड़ता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्यों को पूर्ण करना पड़ता है। पहला, देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना, और दूसरा जो है नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सके। तो इस प्रकार से दो कार्यों का उन्हें निर्वहन करना होता है। ये दो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ पर नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे और उनकी ज़रूरतों के, उनके दैनंदिन जीवन की, उनकी आवश्यकताओं की चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो ना ही देश की प्रगति होगी, ना ही समाज की प्रगति होगी और ना ही व्यक्ति की प्रगति होगी। क्योंकि व्यक्ति से समाज बना, समाज को मिलाकर देश बना है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि सबसे पहले व्यक्ति की प्रगति हो। व्यक्ति की प्रगति होगी तो समाज की प्रगति होगी, और अगर समाज की प्रगति होगी तो देश की प्रगति अपने आप होगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से प्रथम कार्य के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है। जो प्रथम कार्य है, अर्थात देश की विदेशी आक्रमणों और आंतरिक विषयक खतरों से संरक्षण करने के लिए, यहाँ पर जो देश की रक्षा के लिए है, सभी हमेशा सुसज्जित रहते हैं। और ये सेवाएं अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरिक सेवा की मदद करती है, और इन्हीं सेवाओं को हम सैन्य सेवा कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सैन्य सेवा से क्या तात्पर्य है। तो सैन्य सेवा से क्या तात्पर्य है, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रथम कार्य के लिए, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे कि देश का विदेशी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा के लिए देश की व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है। और ये सेवाएं जो है अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरिक सेवा की मदद करती है, और इन्हीं सेवाओं को जो है हम कहते हैं सैन्य सेवा। और इसी तरह से ये जो दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य क्या है कि नागरिकों के विविध प्रकार की सेवा प्रदान करना। तो ये जो नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य है,
इसके लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है और इसे ही हम कहते हैं प्रशासकीय सेवा, क्योंकि सारा कार्यभार जो है वह प्रशासकीय अर्थात शासन करता है, प्रशासन करता है, सरकार करती है, इसीलिए उसे प्रशासकीय सेवा कहते हैं। अब यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान कराने का कार्य खाली स्थान के लिए खाली स्थान तैयार की जाती है। अब क्या तैयार की जाती है? प्रशासकीय व्यवस्था। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रशासकीय सेवा से क्या तात्पर्य है या प्रशासकीय सेवा किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप आपको पूरा इस तरह से लिखना होगा कि नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करने और उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है और इसी को प्रशासकीय सेवा कहते हैं। और प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को ही नौकरशाही भी कहते हैं। ये जो जब हमारा कोई भी कार्यभार जो प्रशासन देख रहा है, सरकार देख रहा है, उसी को नौकरशाही कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको नौकरशाही किसे कहते हैं यह जो है इसका आपको इसके संदर्भ में इसकी परिभाषा आपको क्लियर होगी कि नौकरशाही शब्द से क्या तात्पर्य है। अब इसके आगे हम देखते हैं संसदीय लोकतंत्र में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सारा कार्यभार जो है भारत के संसद के द्वारा किया जाता है, जिसमें कार्यकारिणी मंडल का समावेश होता है। तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसमें लोकसभा संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रकार से दो सभाएं बनाई गई हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रशासकीय उत्तरदायित्व का कार्यभार किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि प्रशासकीय उत्तरदायित्व का कार्यभार संसदीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर रहता है। जो हम लोग जिन्हें चुनकर संसद में भेजते हैं, लोकसभा अथवा राज्यसभा में भेजते हैं, जिन प्रतिनिधियों को अथवा जिन मंत्रियों को हम चुनकर भेजते हैं, उन पर ही प्रशासकीय कार्यभार का उत्तरदायित्व होता है। विविध भागों में सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं, उसके लिए भी अलग अलग विभाग बनाए गए हैं जिनके द्वारा इन सभी कार्यों की परिपूर्ति की जाती है। जो उन विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है। अब आप देखते हो कि अलग अलग वहाँ पर विभाग बनाए जाते हैं, जैसे रेल मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, देश की रक्षा करने वाले अलग हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि उनकी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को उन्हें अपने विभाग का प्रशासन चलाना पड़ता है और ये ध्यान में दिया जाता है कि जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वह नई नीतियों को लागू करते हैं, वो सभी जनहित में हो, अर्थात लोगों के हित में हो और लोगों के हित को प्रधानता देकर ही इन चीज़ों को तैयार किया जाता है, इन नीतियों को तैयार किया जाता है। मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हो, पर व्यापक जनहित क्या होता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो रेल मंत्री बन गया तो वह रेल में जो है वह पहले से ही टीसी का काम किया होना चाहिए या उसे रेल चलाना आना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन रेल मंत्री होने के नाते रेल की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या खर्च लागत आना है, किस तरह से कार्य करना है, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, इसके बारे में इस विषय में उन्हें जानकारी होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए,
यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हो, पर व्यापक जनहित क्या होता है, अर्थात लोगों के बारे में उन्हें जरूर सोचना चाहिए। मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं। अभी यहाँ पर खाली स्थान के लिए आ सकता है कि मंत्री के विभाग के खाली स्थान उन्हें मंत्री को उचित परामर्श देते हैं। तो कौन देता है? सचिव, जो प्रमुख होता है वह उन्हें परामर्श देता है, उनका निर्देशांक करता है। और इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासकीय सेवाओं द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि सचिवों की नियुक्ति किन के द्वारा होती है? तो सचिवों की नियुक्ति प्रशासकीय सेवाओं द्वारा की जाती है। संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासकीय अनुभव, इन दोनों में समन्वय रखा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि संसदीय प्रणाली में किन दो चीजों को महत्वता दी जाती है? तो संसदीय प्रणाली में ध्यान में रखना, यहाँ पर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, जनता की इच्छा, कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है यह लोकतंत्र देश है। तो यह जनता जो है यह सरकार बना भी सकती है और इसे अधिकार होता है कि यह सरकार गिरा भी सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह पूरा कार्यभार देखती है। तो इसी प्रकार से संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और इसके साथ ही साथ प्रशासकीय अनुभव, अर्थात प्रशासन का अनुभव होना चाहिए कि किस तरह से कार्य करना है। तो इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। जो भी प्रशासकीय कार्य किए जा रहे हैं और जो भी जनता की इच्छा है, उन दोनों में एक समन्वय होना अनिवार्य है। अन्यथा किसी की भी सरकार सुचारू रूप से कार्यरत नहीं रह सकती। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे कि नौकरशाही का स्वरूप किस प्रकार का होता है। तो ध्यान में रखिए कि नौकरशाही के स्वरूप को तीन भागों में प्रमुखतः विभक्त किया गया है। पहला है यहाँ पर स्थायी व्यवस्था, दूसरा है राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और राजनीतिक दृष्टि से दूर, और तीसरा यहाँ पर है अनामिकता या अनामता। अब हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किन किन स्वरूपों में यह पाया जाता है। तो सबसे पहला स्वरूप है नौकरशाही का स्थायी व्यवस्था। अब यह अपने नाम से ही हमें समझ में आ जा रहा है, स्थायी व्यवस्था अर्थात स्थिर। अब देखेंगे स्थायी व्यवस्था में क्या कार्य होते हैं। तो इस बड़ी नौकरशाही द्वारा, यहाँ पर जो स्थायी व्यवस्था की नौकरशाही है, प्रशासकीय व्यवस्था है, उनके द्वारा यहाँ पर राजस्व जमा करना अर्थात कर, राजस्व मतलब टैक्स, जिसे आप हिंदी में कर कहते हो, तो कर जमा करना, इसके साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे निरंतर कार्य किए जाते हैं, और इसी कारण इसका स्वरूप स्थायी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि स्थायी स्वरूप की व्यवस्था में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थायी व्यवस्था में बड़ी नौकरशाही राज्य द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि जैसे निरंतर कार्य किए जाते हैं, और इसी के कारण इसका स्वरूप जो है स्थायी स्वरूप होता है, स्थिर होता है। हर चुनाव के पश्चात नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिए
जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। तो ध्यान में रखिए कि जितनी बार वोटिंग होता है, जितनी बार चुनाव प्रक्रिया होती है, तो चुनाव प्रक्रिया हर 5 वर्ष के बाद नई सरकार जो है सत्ता में आ सकती है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है, जो प्रशासकीय व्यवस्था होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसी के कारण उसे परिवर्तन न होने के कारण ही उसका स्वरूप स्थायी होता है और उसे स्थायी नौकरशाही व्यवस्था कहा जाता है। अब इसी कड़ी में हम अगला देखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और राजनीतिक से दूर। यह अब क्या है कि नौकरशाही हमेशा राजनीतिक से दूर रहती है, क्योंकि उसका कार्य स्वरूप अलग होता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक सत्ता में हो, लेकिन नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों की पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए। अर्थात जो नौकरशाही है, नौकरशाही अर्थात प्रशासकीय जो कर्मचारियों की व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, उन्हें अमल करना ही होता है, चाहे कोई भी सरकार अस्तित्व में हो। प्रशासकीय कर्मचारी कोई राजनीतिक भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करें, अपने अनुसार उन्हें कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है। कभी क्या होता है, तटस्थ मतलब नज़दीक होना, दूर होना, राइट। तो कई सारे लोग जब चुनाव से हार जाते हैं तो वह सत्ता से दूर हो जाते हैं और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है, और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। अर्थात जो पहले की सरकार थी उसकी कुछ नीतियों को वह बदल सकता है। यह नई सरकार को अधिकार प्राप्त होता है, और ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। तो यह नौकरशाही का उत्तरदायित्व होता है कि जो नई सरकार आई है उनके साथ वह मिलकर कार्य करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो इस तरह से नौकरशाही का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और राजनीतिक दृष्टि से दूर का स्वरूप होता है। तीसरा इसका स्वरूप है अनामिकता और अनामता। अब देखेंगे कि अनामिकता और अनामता क्या है। तो अनामिकता और अनामकता का अर्थ है किसी नीति की सफलता और असफलता। अनामिकता मतलब सफलता, अनामता मतलब असफलता। तो इसे कहा जाता है अनामिकता और अनामता। तो कोई भी नीति जब लागू की जाती है तो उसकी सफलता और असफलता के सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए उसे अनामिकता अनाम रखना। अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है। जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो मंत्रिमंडल है, उन्हें पूरा उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाए, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निर्वहन करें। किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है, और इसलिए विभाग की अनियमितता के लिए संसद उन विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है, और इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायी को स्वीकार करते हुए नौकरशाही की रक्षा करते हैं। अब डायरेक्टली वह नौकरशाही को ही, उन पर ही अपवाद नहीं लगा सकते कि उन जो भी नीतियाँ सफल हुई या असफल हुई वो उनके कारण है, उनके कारण नहीं है, बल्कि जो सरकार यहाँ पर सरकार आती है उसके मंत्रिमंडल और उसका यह उत्तरदायित्व होता है। तो इस तरह से आज जो है हमने देखा कि नौकरशाही का क्या तात्पर्य है,
नौकरशाही की परिभाषा क्या है और नौकरशाही का स्वरूप किस प्रकार का होता है।